चलिए ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे होता है, फॉस्फोरस 15 नंबर पे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है और फॉस्फोरस का 2,8,5 होगा। अरे बेटा यहाँ पे समूह बोला है ना, ठीक है, तो देखिए लास्ट में 5 5 आ गया कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट वाला कक्षा का अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो एक समूह में पाया जाता है, लेकिन इसमें देखिए कार्बन होता है 6 नंबर पे 2,4, क्लोरीन होता है 17 नंबर पे 2,8,7। अलग अलग हुआ कि नहीं, सेम नहीं हुआ, तो कह सकते हैं यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जीएसएससी सीजीएल स्पेशल केमिस्ट्री। जी हाँ, इस बार मैं आपको सेट 14 बताने जा रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के पूछे गए बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है इस वीडियो में आपको 20 में से 20 कितना उठ पा रहा है, जरूर कमेंट करके बताइए। और चलिए देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन के संग्रह को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक पृष्ठ तैयार किया जाता है, उस पृष्ठ को चढ़ाया जाता है धातु के ऊपर, माने एक परत चढ़ा दिया जाता है। वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है धातु के ऊपर, जिससे होता क्या है, उसमें जंग नहीं लगता है। जंग रोधी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कौन सा अम्ल के साथ? क्या नाइट्रिक अम्ल के साथ, कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कि तनु एसिटिक अम्ल के साथ, कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों, वो आपका हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा होता है? अगर ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया तो भाई कौन सा प्रक्रिया से वो गुजरा जिसके कारण उसको ऑक्सीजन मिल गया? तो क्या वो अपचयन होता है, क्या वो ऑक्सीकरण होता है, कि उसे रिडॉक्स कहते हैं, कि पृथक्करण कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों, वो आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है। जब हाइड्रोजन का त्याग होता है यानी आप कह सकते हैं पॉजिटिव आयन जैसे ही निकलता है तो उस समय उस पर ऑक्सीकरण हो जाता है। और हाइड्रोजन जैसे त्याग होगा तो ऑक्सीजन उसके अंदर ऑक्सीजन उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ऑक्सीजन उससे चिपक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या क्षार है? क्षार बोले तो अल्कली, ठीक है, तो CuOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, या NaOH की FeOH का 3। तो इसमें से क्षार का अगर बात करें प्यारे दोस्तों, और प्रबल क्षार का अगर बात करें तो हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसको कास्टिक सोडा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा। तो चलिए बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अष्टकों का नियम किस तत्व तक लागू हो पाया? ये लागू पाया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशनों में ये पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं। तो क्या होगा? कोबाल्ट होगा, क्या पोटासियम होगा, कि ऑक्सीजन होगा, कि कैल्शियम? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, आपका कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम तक ही न्यूलैंड्स का नियम लागू हो पाया, क्योंकि, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर है, नोट करने वाली, न्यूलैंड्स के समय, अगर हम न्यूलैंड्स का बात करें, ठीक है, तो न्यूलैंड्स के समय कुल 56 तत्व खोजे जा चुके थे, लेकिन इसका काम कहां तक हुआ? मात्र 20 तक। ठीक है, यानी कैल्शियम तक लागू हुआ, ठीक है, कैल्शियम तक लागू हो पाया। उसके बाद लागू क्यों नहीं हुआ? न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। अष्टक का मतलब प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन कैल्शियम के बाद जितने तत्व पाए गए उनके प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान नहीं पाए गए। इसी कारण न्यूलैंड्स जो है उसका नियम कैल्शियम तक ही देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व का समूह की खोज नहीं हुई थी? जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बना लिया था और उस समय सबसे ज्यादा अगर देखा जाए मान्यता प्राप्त और सही तो मेंडलीफ का हुआ था, तो उस समय किसका खोज नहीं हुआ था? कौन सा समूह का? क्या हैलोजन का? ये तो हो चुका था। क्षार धातु ये भी हो चुका था। क्षारीय मृदा धातु ये भी हो चुका था। मतलब बचा क्या? उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैसों का खोज उस समय नहीं हो पाया था, लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इसका जगह खाली था। सोचिए कितना ये भविष्य देखने वाला था, जगह खाली छोड़ दिया था कि एक टाइम होबे करेगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को जल्दी पिघलाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? नमक का, हाइड्रोजन का, कास्टिक सोडा कि साइट्रिक एसिड का? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, ये नमक हो जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा सर नमक डालने से तो इसका गलनांक कम हो जाता है, ये जल्दी नहीं पिघलेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा, पूरा नहीं। क्यों? नमक जो है उसको जब हम डालते हैं बर्फ बनाने के समय तो उसका टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण इसका गलनांक को ये नमक के पास ऐसा नमक एक अशुद्धियां है, और ये अशुद्धि को जब हम लोग डालते हैं पानी को बर्फ बनाने में तो उस समय उसका टेम्परेचर को ये घटा देता है, गलनांक को कम कर देता है, जिसके कारण ये जल्दी पिघलता नहीं है। लेकिन जब हम बर्फ बना हुआ चीज को ऊपर से नमक डालते हैं तो रूम टेम्परेचर में उसका जो तापमान है वो ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण ये उसको जल्दी पिघला देता है। उस समय इसका जो नियम है, उसका जो गुण है, वो गुण हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम बर्फ बना दिए बर्फ डाल नमक डालकर, उस समय ये गुण हमें देखने को मिलता है कि कम टेम्परेचर पर क्या करता है, ये हिमांक को कम कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं तो कौन सा एक समूह का होगा? पहले देख लेते हैं भाई। क्या लिथियम और क्रिप्टॉन, क्या मैग्नीशियम मैग्नीज, क्या क्लोरीन और कार्बन, क्या नाइट्रोजन और फास्फोरस? चलिए ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे होता है, फास्फोरस 15 नंबर पे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है और फास्फोरस का 2,8,5 होगा। अरे बेटा यहाँ पे समूह बोला है ना, ठीक है, तो देखिए लास्ट में 5 5 आ गया कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट वाला कक्षा का अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो एक समूह में पाया जाता है, लेकिन इसमें देखिए कार्बन होता है 6 नंबर पे 2,4, क्लोरीन होता है 17 नंबर पे 2,8,7। अलग अलग हुआ कि नहीं, सेम नहीं हुआ, तो कह सकते हैं यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसके खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? अष्टक सिद्धांत मतलब उसके बाद नियम लागू नहीं हुआ, किसके खोज के बाद? क्या उत्कृष्ट गैसें, क्या रेडियोधर्मिता, कि समस्थानिक की फुलेरिन? तो ये कैल्शियम के बाद लागू नहीं हुआ था, ये आपको पता है, लेकिन उस समय कौन सा तत्व आ गया था? उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस के बाद ये नियम काम नहीं करने लगा। क्यों नहीं काम करने लगा? क्योंकि उस समय ये न्यूलैंड्स का जो नियम था वो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म समान कर देता था, पहला और 8वां तत्व का, लेकिन इसमें ये नहीं देखने को मिला। इसके कारण उत्कृष्ट गैसें इनका नियम को पालन नहीं किए, जिसके कारण इसको अप्रासंगिक माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उदाहरण है, किसका होता है? क्या सिलिकॉन का, कि तांबा का, कि जर्मेनियम का, कि एल्यूमिनियम का? 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन साथ में पाए जाते हैं। सिलिकॉन 14 नंबर पे होता है, तो 3 तो होगा नहीं, तांबा भी नहीं होगा, जर्मेनियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे होता है? 13 नंबर पे होता है, जिसके कारण 2,8,3 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो इसके माथा में 3 प्लस चढ़ जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरेटिक अम्ल, क्या प्रोकोलिक अम्ल कहते हैं, कि हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, कि सल्फ्यूरिक कहते हैं, कि पिक्रिक कहते हैं? तो भाई म्यूरिएटिक अम्ल का जो वैज्ञानिक नाम है प्यारे दोस्तों वो HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? जब सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक को घोल देते हैं पानी में तो क्या बोलते हैं? लवण जल, चूना, चूना पत्थर, कास्टिक सोडा? ये तो आप आराम से मार सकते हैं भाई, लवण जल कहते हैं। लवण का मतलब क्या होता है? खारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? अम्ल क्षारक सूचक नहीं है जो बताता नहीं है फिनोल्फथालीन होता है, जो कि एक प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है, सिंथेटिक कह सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कह सकते हैं। लिटमस भी होता है, मैथिल ऑरेंज भी होता है, मिथाइल ऑरेंज भी कह सकते हैं, ये सब सिंथेटिक होता है दोनों। लेकिन ये आपका क्या होता है? प्राकृतिक, यानी स्टार्च पेपर सूचक नहीं होगा। चलिए मतलब ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट आपको पता है कि नहीं? कॉपर सल्फेट एक क्या होता है? अम्लीय घोल होता है। अम्लीय घोल होने के कारण ये क्या करता है? नीले को लाल में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में प्रत्येक तीन तत्वों वाले समूह में से कौन सा डोबेराइनर के ट्रिक का गठन करता है? ठीक है, आपको ट्रिक बता देते हैं। पहले डोबेराइनर ने तत्वों को वर्गीकरण करने का काम किया था, सबसे पहले सर्वप्रथम इन्होंने किया था, तो इसका नियम बता देते हैं। पोलिस, ठीक है, आपको याद करके रखना है। पोलिस या पुलिस जो आपको करना है, पुलिस जो है सीबीआई है, सीबीआई पुलिस, सीबीआई पुलिस आपको याद करके रखना है। ठीक है, क्या याद करके रखना है प्यारे मित्रों? सीबीआई पुलिस। अब सीबीआई पुलिस अगर याद करके रखिएगा, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, बीच में ब्रोमीन आ गया कि नहीं? तो जब हम क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास को जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं, तो हमें 2 से भाग देते हैं, तो हमें ब्रोमीन देखने को मिलता है। माने ये कहता है औसत, जब 3 तत्व हों, 2 तत्वों को जोड़ते हैं और उसको 2 से भाग देंगे, उनका औसत जो होता है वही बीच वाला तत्व होता है। ये बताया था डोबेराइनर ने। अब पोलिस से क्या हो जाएगा आपका? फोस्फोरस हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, और 100 से आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं सीबीआई पुलिस। चलिए, तो यानी आप कह सकते हैं ये आपका ब्रोमीन हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल संयोजी आबंधों की कुल संख्या कितनी है? नाइट्रोजन का जब हम बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं तो N2 बनता है। और नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? चलिए आपको प्रकट करके दिखाते हैं। 2,5 है, 8 बनाना है, 3 चाहिए। 3 है, यानी नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड होता है? 3 बॉन्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? लवण जल का विद्युत अपघटन जब करते हैं तो बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है, पट्टी का रंग, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होने के कारण इसका कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? मेंडलीव का आवर्त नियम आपका परमाणु द्रव्यमान पर है, और अगर मोस्ले का पूछा जाता है तो परमाणु क्रमांक पे होगा, बढ़ते हुए। ठीक है, आवर्त फलन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? अम्ल है, अम्ल एसिड माने होता है, तो यानी ये क्या करेगा? नीला को लाल कर देगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बनी यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, किस पर? कार्बन और हाइड्रोजन, कि कार्बन सोडियम, कि हाइड्रोजन सोडियम, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्तों, आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको बताना है ये सेट आपको कैसा लगा। सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।